नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18 इन तीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आर्टिकल 16 नौकरी में समानता की बात करता है। जो भी सरकारी नौकरी है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, आर्टिकल 16 ये कहता है। आर्टिकल 17 जो है वो अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करता है। अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत है, उसको समाप्त करने की बात करता है। और साथ ही आर्टिकल 18 जो है वो टाइटल को एबॉलिश करता है, उपाधि का अंत, उपाधि की समाप्ति की बात करता है। राय साहब, राय बहादुर, खान साहब, तालुकदार, बाबू साहब, ये सब जो टाइटल है, इन सब टाइटल की समाप्ति आर्टिकल 18 के द्वारा होती है। तो आर्टिकल 16 से हम शुरू कर रहे हैं। आर्टिकल 16 जो है वो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की बात करता है। जो भी सरकारी नौकरी है उसमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज इज द राइट वर्ड, समान अवसर मिलेगा, उसकी बात करता है। आर्टिकल 16 के 6 पार्ट हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 16 सब क्लाउज हो गए। 16(1) की हम बात करें। 16(1) ये कहता है कि जितनी भी सरकारी नौकरी है, राज्य के द्वारा जो भी सरकारी नियोजन या नियुक्ति है, इसमें अवसर की समानता होगी। जो भी राज्य सरकार की ओर से नौकरी निकाली जा रही है, उसमें अवसर की समानता होगी। ये इस चीज को पोर्ट्रे करता है, इस चीज को क्लियर करता है। वहीं हम 16(2) की बात करें तो 16(2) धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, निवास, उद्भव, इनके आधार पे ये 7 चीजें हैं। 15 में हम देखे थे धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान। इनमें 2 चीजों को बढ़ा दिया गया है, उद्भव और निवास स्थान। इसके आधार पे विभेद नहीं होगा। इसके अलावा जो भी चीजें हैं, मसलन शारीरिक दक्षता, उसके आधार पे विभेद हो सकता है। भाषा के आधार पे विभेद हो सकता है। और आर्टिकल 1 जो 16(1) कह रहा है कि भाई हम सबको बराबर रखेंगे। 62 कह रहा है कि इतने लोगों को बराबर रखेंगे और इतने बाकी जो है उन पे विभेद हो सकता है। ये सब क्लॉज 2 कह रहा है। हम 3 की बात करें, आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 संसद को अधिकार देता है। यह राज्य को अधिकार नहीं है, राज्य विधानसभा को या विधानमंडल को अधिकार नहीं है। संसद को अधिकार है कि वो किसी राज्य में निवास के आधार पे विभेद कर सकती है। ये एक्चुअली पूर्वोत्तर के राज्य थे, उस समय वो केंद्र शासित प्रदेश थे, तो पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए ये व्यवस्था की गई थी। इसके पीछे का मेन उद्देश्य ये था कि मान लीजिए कोई एक राज्य है वो ज़्यादा विकसित है, कोई एक राज्य जो है वो गरीब है या कम विकसित है, तो आमतौर पे होगा क्या कि जो लोग हैं वो विकसित राज्य की तरफ नौकरी करने के लिए मूव कर जाएंगे। तो इस चीज़ को रोकने के लिए एक निवास वाला एक ब्रैकेट बनाया गया कि निवास स्थान के आधार पे जो है वो कानून बन सकता है, और ये संसद बनाएगी। आर्टिकल 16(4), इन सारे आर्टिकल में आर्टिकल 16(4) जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। 16(4) बात करता है पिछड़ा वर्ग
राज्य पिछड़ा वर्ग के लिए अगर राज्य को लगता है कि नौकरी में उनका जो प्रतिनिधित्व है वो अपर्याप्त है, तो वो आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है। राज्य को अगर लग रहा है कि पिछड़ा वर्ग जो है, पिछड़े वर्ग का राज्य के डेवलपमेंट में या सरकारी नौकरी में अगर पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, संख्या कम है, तो राज्य उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। तो यहाँ पे अब आया कि ये पिछड़ा वर्ग को आप कैसे डिफाइन करेंगे, पिछड़ा वर्ग क्या होता है। तो इसके लिए काका कालेलकर की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी, जिसने एक सूची बनाई थी। उस सूची को, उस चीज को नहीं माना गया। उसमें दिक्कत ये थी कि जो कमेटी बनी थी उन्होंने सिर्फ हिंदुओं का की जनसंख्या पे निकाला था कि हाँ पिछड़ा वर्ग ये है। बीएन मंडल, भुवनेश्वर नारायण मंडल, जो मधेपुरा के सांसद भी थे, उनकी अध्यक्षता में मंडल कमेटी का गठन किया गया था। 1979 में गठन हुआ था। 80 के आसपास इसने अपनी रिपोर्ट दे दी थी। 1977 में जनता पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस चली गई थी। 81 में फिर कांग्रेस की गवर्नमेंट आ जाती है। 90 में जब मंडल कमीशन को लागू किया जाता है, उस समय बीपी सिंह की सरकार होती है। बीपी सिंह मंडल कमीशन को लागू करते हैं। मंडल कमीशन का लागू होना इंडियन पॉलिटिक्स के लिए एक वाटरशेड मूवमेंट था। अब वाटरशेड मूवमेंट का मतलब ये हुआ कि एक ऐसी चीज या एक ऐसी घटना जिसके बाद चीजें बदल जाती हैं। तो मंडल आयोग के पहले भारत की राजनीति, मंडल कमीशन का जो रिपोर्ट आता है या जब ये इम्प्लीमेंट हो जाता है, तो उसके बाद, उसके पहले की राजनीति और उसके बाद की राजनीति काफी बदल जाती है। भारत की राजनीति जाति पे आधारित हो जाती है, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं। इसी कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को बाद में धर्म पे आधारित राजनीति में इसको बदला जाता है कि कास्ट का अगर कोई तोड़ है तो वो तोड़ धर्म है। तो धर्म के आधार पर पॉलिटिक्स होने लगती है। तो पॉलिटिक्स का जो चेंज होता है वो मंडल कमीशन से होता है। अच्छा, मंडल कमीशन में भी करीब 40 रिकमेंडेशन थे। उन 40 रिकमेंडेशन में से सिर्फ 2 रिकमेंडेशन को ही लिया गया। 27% रिजर्वेशन शैक्षणिक संस्थाओं में, मतलब एडमिशन के लिए, और फिर 27% रिजर्वेशन ओबीसी का जो है वो सरकारी नौकरियों में। तो मंडल कमीशन के ये होने के बाद जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार आई थी, उसने ईडब्ल्यूएस, जो अभी 10% रिजर्वेशन मिलता है, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने पहले ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्वेशन को लाया था, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट डिनाई करता है। इस मंडल कमीशन के बाद इंदिरा साहनी, इसको मंडल कमीशन आया, जो कि आप देखिए, इस मंडल कमीशन के बाद इंदिरा साहनी केस आता है। ये आता है 1992 में। मंडल कमीशन में एक राजीव गोस्वामी करके एक स्टूडेंट थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के, वो आत्मदाह कर लेते हैं। खैर, इंदिरा साहनी का जजमेंट आया, जो कि एक लैंडमार्क जजमेंट है रिजर्वेशन को लेकर के। इंदिरा साहनी के जजमेंट में कुछ चीजें सामने आई थी। मसलन 50% आरक्षण ही होगा, जो सीलिंग होगी आरक्षण की वो 50% होगा। 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा।
दूसरा, इसमें क्रीमी लेयर शब्द जो है ये पहली बार इंदिरा साहनी केस में ही आया था। क्रीमी लेयर, दूध के ऊपर जो मलाई होता है ना, क्रीमी लेयर वो है जिनकी आय 8 लाख रुपए। अभी क्रीमी लेयर के लिए राजनंदन कमेटी बनी थी। क्रीमी लेयर कौन होंगे, इन सब चीजों के लिए कमेटी बनी थी। तो वर्तमान समय में 2017 में ये हुआ कि 8 लाख रुपए जिनकी आय है वो क्रीमी लेयर होंगे। तो इनको जो है वो आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। और तीसरा इनका जो इम्पोर्टेंट जजमेंट का पॉइंट था, पदोन्नति में आरक्षण नहीं होगा। पदोन्नति में आरक्षण को इन्होंने खत्म किया। इंदिरा साहनी के जजमेंट के बाद 77 अमेंडमेंट होता है, 77वां संशोधन होता है 1995 में, जिसमें कि SC ST के लिए जो है पदोन्नति में आरक्षण की बात की जाती है। इसके बाद 81वां संशोधन होता है 2000 में, जो कि ये कहता है कि जो SC ST कम्युनिटी है उनके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स में छूट दे सकती है, राज्य सरकार ऐसा नियम बना सकती है। और फिर 82 अमेंडमेंट होता है 2000 में। ये होता है, इसमें बैकलॉग की व्यवस्था होती है। बैकलॉग कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। मान लीजिए कि कोई वैकेंसी निकली है, आरक्षित सीट है, तो अगर वो आरक्षित सीटें नहीं भर पाती हैं तो जो सीट बची है वो अगले साल आरक्षित सीटों में जोड़ दी जाएगी। और अगर फिर जो सीटें बच जा रही है नहीं जुटी तो उनको जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। ये चीज हुई। इसके बाद 2 अहम केस हैं। एक तो M नागराज केस है, 2006 में आया था। ये पदोन्नति में जो आरक्षण की बात हुई थी उसको चैलेंज किया गया था। और इसमें ये निकल के 3 शर्तें आई। रिजर्वेशन लागू रहेगा, ठीक है, जब पदोन्नति में रिजर्वेशन आप डाल दिए हैं तो लागू रहेगा, लेकिन 3 शर्तें जो है वो आई। पहला कि पिछड़ा वर्ग का आंकड़ा, पिछड़े वर्ग कितने हैं उनका आंकड़ा जरूरी है। दूसरा, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व हो अगर, ये जरूरी है। और तीसरा, प्रशासनिक दक्षता में कोई एडवर्स इम्पैक्ट, कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़ता हो। तो ये 3 शर्तें रखी गई थी। उसके बाद जनरल सिंह का केस आया था 2018 में, जिसमें कि कहा गया कि जो डेटा है, डेटा की जरूरत नहीं है। तो ये आर्टिकल 1, 2, 3 और 4 है 16 का। 16(5) जो है वो ये कहता है कि सामाजिक और जो सांप्रदायिक संस्था है उनके उसमें नियुक्ति के लिए सरकार कानून बना सकती है किसी विशेष व्यक्ति की नियुक्ति के लिए। और आर्टिकल 16(6) वो जोड़ा गया था 2019 में, 103वां संविधान संशोधन जो हुआ था। EWS को 10% रिजर्वेशन की बात की गई, आरक्षण की बात की गई थी। उसमें 2019 में हुआ था, 103वां संशोधन था। तो EWS में एक रीजनल क्लासिफिकेशन की बात की गई थी कि ये एक आर्थिक दृष्टि से जो है, ये जो हम रिजर्वेशन दे रहे हैं वो आर्थिक दृष्टि से दे रहे हैं। पहले का जो रिजर्वेशन हो रहा था वो जाति पे आधारित था। जैसे इंदिरा साहनी के केस में आया था कि जाति के आधार पे रिजर्वेशन किया जा सकता है। तो ये जो था एक रीजनल क्लासिफिकेशन, EWS को जो रिजर्वेशन दिया गया वो रीजनल क्लासिफिकेशन था।
ये आर्टिकल 16 था। आर्टिकल 17 जो है वो अस्पृश्यता का अंत की बात करता है, अनटचेबिलिटी की एबॉलिश की बात करता है। तो आर्टिकल अनटचेबिलिटी की बात करें, अस्पृश्यता की बात करें, तो संविधान में इसका कोई परिभाषा नहीं है। मैसूर उच्च न्यायालय का एक निर्णय है जिसमें कि अस्पृश्यता को एक्सप्रेस किया गया है। उस मैसूर उच्च न्यायालय ने कहा कि अस्पृश्यता के शाब्दिक अर्थ पे नहीं जाना है, जो सामाजिक कुरीतियां चली आ रही है जाति प्रथा के कारण, उनका निवारण करना है। ये मैसूर उच्च न्यायालय का निर्णय था। तो आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करता है। इसके बाद कानून बना था नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, जिसमें कि अनुसूचित जाति जनजाति के प्रोटेक्शन की बात थी। इसका संशोधन होता है 77 में, और सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 ये नाम दिया जाता है। जो पिछले वाले कानून में दंड का जो प्रावधान था वो कम था, जो बाद का कानून बना है उसमें दंड का प्रावधान ज्यादा है। साथ ही इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एक्ट 1989 भी बना हुआ है, जिसमें कि SC ST को के प्रोटेक्शन की बात की गई है। हम आर्टिकल 18 पे आए तो आर्टिकल 18 टाइटल को एबॉलिश करता है। जैसे बताया कि वीडियो के स्टार्टिंग में कि राय बहादुर, राय साहब, ये सब टाइटल चलता था। तो आर्टिकल 18 के 4 पार्ट हैं। अनुच्छेद 18 के चार सब क्लॉज है। आर्टिकल 18 सब क्लॉज 1 ये राज्य को निर्देश देता है। अच्छा सॉरी, आर्टिकल 17 के बाद में एक चीज रह गई। जैसे आर्टिकल 17 जो है वो एकमात्र आर्टिकल है जो एब्सोल्यूट आर्टिकल है, कोई अपवाद नहीं है उसका। वापस आते हैं आर्टिकल 18(1) पे। आर्टिकल 81 राज्य को निर्देश देते हैं कि राज्य सेना और विद्या से संबंधित ही उपाधि देगा, दूसरी उपाधि नहीं देगा। मसलन सेना में जो रैंक हो गए वो, और विद्या से संबंधित जो, जैसे मान लीजिए यूनिवर्सिटी आपको डॉक्टरेट की उपाधि दे रही है, तो ये 2 उपाधि ही मिलेगी जो कि राज्य को निर्देश दिया गया है, राज्य देगी। 2 जो आर्टिकल है वो भारत के नागरिकों के लिए कि आप जो है विदेशों से कोई उपाधि ग्रहण नहीं करेंगे। आर्टिकल 3 व्यक्ति के लिए है, 18(3) व्यक्ति के लिए है कि जो भी भारत सरकार के अधीन लाभ या विश्वास के पद पे है वो राष्ट्रपति की सहमति के बगैर, राष्ट्रपति की सहमति, अनुमति नहीं है, सहमति है, राष्ट्रपति की सहमति के बगैर आप कोई टाइटल नहीं लेंगे। और 4 जो है वो व्यक्ति को दिया गया है। इसमें 3 में उपाधि की बात है, 4 में उपहार, भेंट, पद, इनकी बात की गई है कि व्यक्ति जो है, जो व्यक्ति भारत सरकार के अधीन लाभ के पद पे है या विश्वास के पद पे है, वो राष्ट्रपति की सहमति के बगैर इन चीजों का ग्रहण नहीं करेगा, इन चीजों को ग्रहण नहीं करेगा। 1977 में जनता पार्टी की सरकार भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इन सब चीजों को देना बंद कर देती है। 1980 में फिर चालू हो जाता है। उनका कहना था कि ये जो है आर्टिकल 18 को आर्टिकल 80 में इंटरवेंशन कर रहा है, आर्टिकल 18 इसकी मनाही करता है। 1995 में शायद बालाजी राघवन केस आता है। बालाजी राघवन केस में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है। सुप्रीम कोर्ट उसमें कहती है कि इसे आर्टिकल 18 इसलिए समाप्त किया गया कि समानता को बरकरार रखा जाए,
सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय आता है कि समानता को धारण करने के लिए आप उत्कृष्टता को नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर कोई उपाधि मिल रही है जैसे भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण, तो इनको उपाधि नहीं माना गया, इनको पुरस्कार माना गया है। तो समानता के लिए आप उत्कृष्टता को नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो इन सब चीजों को कंटिन्यू किया गया सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ये है। तो ये आर्टिकल 16, 17 और 18 था। धन्यवाद।